प्रिय दर्शकों, आज से हम एक क्लास चलाएंगे जिसका नाम होगा कुंडली मिलान। कुंडली मिलान का अर्थ होता है जब व्यक्ति का संतान पुत्र या पुत्री बड़ा होने लगता है तो उस जातक को या गार्जियंस को बड़ी चिंता होने लगती है विवाह हेतु, तो उसके चिंता हेतु उसके वर या वधू की खोज करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माता पिता किसी आचार्य के पास जाते हैं, किसी पुरोहित के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह कहाँ पे होगा, कैसा होगा, संतान होगी, अल्पायु रहेगा, बनेगी कि नहीं बनेगी, वैधव्य योग है कि नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं हेतु किसी योग आचार्य के पास जाते हैं। कई बार भ्रमवश कई समाज के कई लोग ऐसे होते हैं जो आचार्य के पास नहीं जाते हैं, ऐसा ही अपना वर वधू खोज लेते और विवाह कर लेते हैं। वो प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी कुछ होगा हानि लाभ होगा वो मैं अपना सहन करूँगा, बाकी मैं आचार्य पंडित ज्योतिषी के पास नहीं जाऊँगा। और वो ऐसे ही मिला लेते हैं। कुछ कामों थोड़े थोड़े उस बारात में कुछ जो काम होते हैं उस काम के लिए किसी आचार्य को बुला लेते हैं और वो काम करवा लेते हैं। इसके बाद उनका जो भी हानि लाभ होते वो अपना सहन करते हैं। फिर ये अपने अपने मानने और न मानने का विषय है। और हम यहाँ पे वैदिक विधि से यानी कि पाराशर विधि से ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुण मिलानों को कैसे कैसे देखा जाता है। वैसे ये विधि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लगती है कि अधूरी है। अब ऋषि मुनियों ने लिखा है, वो उनसे विद्वान हुआ करते थे, मैं उन पर शंका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सोचने की बात है कि मनुष्य की पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। उसमें सबसे पहला सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यहाँ पे जो विधि है अष्ट गुण मिलान की, जो विधि है अष्टकूट मिलान की, ये केवल एक नक्षत्र के आधार पर है। एक तरफ हमने जातक का नक्षत्र लिया है, दूसरी तरफ जातिका का नक्षत्र लिया है, और उस नक्षत्र के आधार पे हम एक दूसरे को बैलेंस करने की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अवैज्ञानिक सी साबित होती है। और इसमें पूरी संख्या दे दी गई 36। अब इनका मानना है कि 16 से अधिक, 18 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक गुण मिलान हो रहे तो विवाह उत्तम होता है। और मैंने देखा है कि जिनके 30 गुण मिल रहे हैं उनका विवाह उत्तम नहीं हुआ, उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। कहीं संतान नहीं है, कहीं पति सुख नहीं, कहीं तलाक हो गया, कहीं कुछ हुआ, मतलब अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। देखिए, कुछ तो बात हमारी भाग्य की है। क्या है कि भाग्य की बात है। वो भाग्य क्या है? पुरुष जातक को स्त्री सुख है, स्त्री सुख, संतान सुख, भवन सुख है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहला। दूसरा, स्त्री जातिका को पुरुष सुख है या नहीं है, संतान सुख है या नहीं है, भवन सुख है या नहीं है। हम दोष देते हैं कि गुण मिलान कराया, सब कुछ कराया, ठीक रहा, लेकिन विवाह अच्छा नहीं रहा। तो गुण मिलान का मतलब है नक्षत्र के माध्यम से जो देखी गई विधि के माध्यम से, नक्षत्रों की विधि के माध्यम से जो देखा जाता है वो केवल 8 चीज़ों को देखता है कि आपस में इनका जीवन कैसा रहेगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी चाहिए, क्या जातिका का विवाह होना है, क्या जातक का विवाह होगा? यदि गोचर बस विवाह हो भी गया तो क्या उसे सुख मिलेगा? गोचर खत्म हो जाएगा, वो स्त्री या पुरुष अपना नाटक शुरू कर देगा। सपोज उदाहरण के लिए आपको खुद पता होगा कि वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी का विवाह हुआ और अभी तक शायद तलाक भी नहीं हुआ, लेकिन पत्नी के साथ नहीं रह रहे हैं, पत्नी इनके साथ नहीं रह रही है। क्या आपस में दोनों का सुख था? नहीं था। क्या था? भगवान जाने। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि कई बार विवाह होते हुए भी विवाह का सुख नहीं मिलता। हमारे पास ऐसे सैकड़ों केस आए हुए हैं जिनका यह अर्थ निकलता है कि गुण मिलाने के बाद भी उनको विवाह सुख
नहीं मिल रहा। एक योग्य व्यक्ति थे, शायद वो इस समय विदेश में कहीं अपना निवास बनाए हुए, पत्नी होते हुए भी 22 साल से उनके संबंध नहीं थे। एक ही मकान था, एक ही घर था, एक ही सब कुछ था, नौकरी दोनों करते थे, लेकिन आपसी संबंध नहीं थे। ऐसे कई केस आए हैं। अभी हाल फिलहाल में एक केस आया है, वकील साहब हैं और उनके साथ भी ऐसे संबंध के 18 साल 17 साल होने को आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुण मिला लिया तो सब कुछ मिला लिया। इसमें क्या होता है, हमें कुंडली के भावों को भी देखना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, शहद अच्छा होता है, घी भी उत्तम होता है, पौष्टिकता दोनों देते हैं। शहद भी पौष्टिक होता है और घी भी पौष्टिक होता है। ठीक, यानी कि एक कुंडली को हम मान लेते हैं ये शहद है और एक कुंडली हमारे पास घी के रूप में है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घी है। जब ये अलग अलग हैं तो दोनों में अमर होने की, ताकत की, पौष्टिकता की गुणवत्ता है। दोनों गुणवान हैं, ज्ञानी है, ठीक, कीमती है। ये भी शहद भी कीमती है, इसमें गुण धर्म भी हो तो अच्छे अच्छे दवाइयों के लिए काम आता है। लेकिन जब ये कहीं समान मात्रा में मिला दिए जाते हैं तब क्या बन जाता है, जहर, जहर बन जाता है। इसी तरह से केवल नक्षत्र से देखकर गुण मिलान पूर्ण विधि है तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि ये पूर्ण विधि नहीं हो सकती है। ठीक, मान लेते हैं किसी का नक्षत्र अश्विनी है और किसी का नक्षत्र मघा है, ठीक, मान लेते हैं। तो इनके स्वामी अलग हैं, इनके स्वामी अलग, इन राशि के स्वामी अलग, इन राशि के स्वामी अलग। केवल एक नक्षत्र बिंदु लेके हम इतना बड़ा जीवन का कदम उठा रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगता है। तो अब देखते हैं, बाकी जो ग्रंथकारों ने लिखा है, जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसी को हम भी बता रहे हैं, लेकिन ये सोचने का विषय है। तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, ग्रहों को भी दिखाता हूँ, देखता हूँ। जैसे सपोज किसी जातक का सूर्य यहाँ पर है और जातिका का सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये 7वां होता है, ये 8वां होता है, तो ये 6-8 का संबंध बनाएगा। क्या बना देगा, 6-8 का संबंध। तो अब सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं, सरकारी राजकाज, सरकार, बीमारियाँ, अस्थियाँ, हड्डियाँ, ठीक, दिमाग, तेज, गर्मी, गुस्सा देखते हैं। तो अब इन दोनों में क्या बनेगी बात, नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों में उग्रता रहेगी। 6-8 का संबंध, 6-8 जानते हैं आप, ऋण रोग शत्रु देता है, 8 मृत्यु देता है। तो हो सकता है गुस्से की वजह से आपस में इनकी मृत्यु के सकते हैं, या गुस्से की वजह से आपस में अलग हो जाए। यहाँ पे क्या संभावना नजर आ रही है, आत्मसम्मान, एक दूसरे को आड़े आने की संभावना आ जाती है। अब मान लेते हैं किसी जातिका का मंगल यहाँ पे है और जातक का मंगल यहाँ पे है, तो दोनों का आपस में संबंध क्या हो गया, द्विद्वादश। तो ये मंगली जैसा दोष बनेगा कि नहीं बनेगा, मंगली जैसा दोष बन गया, द्विद्वादश। किसी भी भाव से हो, मान लो यहाँ पे मंगल हो जातिका का और जातक का यहाँ पे मंगल हो, तो ये द्विद्वादश का संबंध बनेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी आपस में बनेगी, ठीक। अब मान लेते हैं ये इनका लग्नेश ये है, इनका लग्नेश ये, इनका लग्नेश यहाँ पर है और इनका लग्नेश यहाँ पर है, ये, तो दोनों में कैसा संबंध हुआ, द्विद्वादश। मान लेते हैं यहाँ पे है तो कैसा हुआ, एक तो यहाँ से हुआ और यहाँ से हुआ, ये तो अलग हो। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इसमें ग्रहों की स्थिति को भी ध्यान में रखें, ग्रहों के स्वभाव को। पहली बात तो स्थिति, पहला नियम स्थिति, दूसरा स्वभाव, ठीक, तीसरा कौन ग्रह किस ग्रह से या अपनी राशि से कितनी दूर है। इस तरह से भी मिलाने की कोशिश करें। यह अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक बुक से मैंने नहीं पढ़ा है कि मैं आपको ये कह दूं कि मैंने किसी क्लासिक बुक से पढ़ा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ये मैंने अपना, मैं पिछले 10 वर्षों से या विगत 12-15 वर्षों से मैं ऐसा करता हूँ और मुझे लगता है कि इसको सभी को कर लेना चाहिए। केवल नक्षत्र मात्र से सबसे पहले हमें देखना चाहिए जातक को विवाह सुख है,
फिर हमें देखना चाहिए संतान सुख है, फिर हमें देखना चाहिए स्त्री सुख है, या हम इसको पहले कर लेते हैं स्त्री सुख है या नहीं है, स्त्री सुख है या नहीं है। स्त्री होगी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, स्त्री को पुरुष मिलेगा तो कैसा मिलेगा। कई बाद में सुनने को मिलता है वो दारू पी के पीटने लगा, बाद में सुनने को मिलता है कि वो दूसरी और औरत के से संबंध है। स्त्री के विषय में सुनने को मिलता है बड़ी कुलटा है और परेशान करती है, तांडव करती है, मारती है, पीटती है। तो ये आपस का सामंजस्य का विषय है। विवाह क्या है, विवाह का अर्थ है सामंजस्य, सामंजस्य का विषय है। ये सामंजस्य जब आपस में नहीं होगा तो विवाह नहीं चलेगा। और आजकल वर्तमान में हम क्या देखते हैं, धन देख लेते हैं, शकल देख लेते हैं, योग्यता देख लेते हैं। पहले भी योग्यता ही देखते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज परिवार एकल होते चले जा रहे हैं। एकल परिवार की वजह से पति पत्नी में वैमनस्यता और ज़्यादा फैलती चली जा रही, चूँकि मर्यादा नहीं है। ऊपर कोई माता पिता दादी बाबा का कोई डर भय नहीं है, और उधर से ससुराल पक्ष के या मायके पक्ष के लोग आज की रिश्तेदारियां, तब क्या होता था, रिश्तेदारियां सप्ताह की हुआ करती थी, महीने की हुआ करती थी। अगर भाई आ गया तो महीने भर टिकेगा, बहन आ गई तो 2 महीने टिक रही है। आज क्या है, 2 घंटे की रिश्तेदारी है, सिर्फ आते जाते चाय पीते, तो उतनी देर में पता नहीं चल पाता बेटी दुखी है या बेटा दुखी है। इसलिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, फिर ज्योतिषीय गणनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी बेटी का या बेटे का भविष्य को कोशिश करें जितना बेहतर हो सके। अपने आसपास के किसी योग ज्योतिषी को दिखा लें, और एक बार एक जगह से नहीं 2 जगह से क्रॉस करवा लें, जहां आपको अति उत्तम लगे कि हाँ इसके विचार भाव सही है। बाकी आप तो देखिए, आपको ज्ञान नहीं होता ज्योतिष का, और आप कभी भी सॉफ्टवेयर को ना खोलें और गए अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर खोला और कुंडली मिलान शुरू कर दी, बिल्कुल निहायत गलत है। एक मैं केस की स्टडी बताना चाहूँगा। एक कैफ़े में बैठा हुआ था, एक महिला थी गुप्ता परिवार से, और वह वो जो कंप्यूटर कैफ़े भाई साहब चला रहे थे, उनके पास एक जिज्ञासा लेके आई थी कि इसमें बच्ची की कुंडली में मंगली दोष है, अब ऐसा समय और टाइम डाल के बना दीजिए कि मंगल इधर से उधर हो जाए, खिसक जाए, यानी कि मंगली दोष खत्म हो जाए। मैं वहीं पे बैठा था, तो जो कंप्यूटर संचालक थे उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि आप इनसे मिल लीजिए एक बार। वो मेरे पास आई और बोले कि ऐसा है तो क्या मंगली है। मैंने कहा आपकी भाषा को मैं सुन रहा था, आप अभी 40 वर्ष की हैं और विधवा हो गई हैं, यानी कि पति सुख से वंचित हो गई हैं, और मुझे लगता है जिस तरह से आपके कपड़े पहनावा वेशभूषा है, उस तरह से मुझे लगता है कि आपके पिता ने 50 लाख रुपए में शादी की होगी। शादी करने में हम करोड़ों खर्च कर देते हैं, सीआर में खर्च कर देते हैं, गेस्ट हाउस अच्छा खोजेंगे, ब्यूटी पार्लर अच्छा खोजेंगे, ठीक है, गाड़ी अच्छी खोजेंगे, गाड़ी महंगी खोजेंगे, साड़ी महंगी खोजेंगे, लहंगा महंगा खोजेंगे, ब्यूटिशियन को महंगा खोजेंगे, सब कुछ महंगा, आतिशबाजी महंगी खोजेंगे, सब कुछ महंगा महंगा करेंगे। लेकिन जो जीवन जहाँ से शुरू हो रहा है, जिसके अगर हम किसी से सलाह लेने जाते हैं तो वो पैसा न देना पड़े हमको, वो मेहनत कर दे और मुफ्त में बता दे, 20 रुपए के पत्रा खोल के डेट बता दे, मुहूर्त बता दे, उसकी विशेषता ना पता है, वो वहाँ पे हम सब चलेगा। ऐसे ही देखता हूँ कि जब भवन लोग बनवाते हैं तो मकान में तो करोड़ों रुपए लगा देंगे, लेकिन एक किसी मुहूर्त विशेषज्ञ से या वास्तुकार से अपनी सलाह मशवरा लेना या नक्शा बनवाने में बड़ी कंजूसी करेंगे, है ना, नक्शा। जबकि आर्किटेक्चर को पता है कि नक्शा बनाने से हम आपकी छोटी जगह में कितना अच्छा निकाल सकते हैं, कहाँ वेंटिलेशन दे सकते हैं, कहाँ आपके भवन को अच्छी से अच्छी सुंदरता दे सकते। पर मनुष्य क्या करेगा, करोड़ रुपए, 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए लगा देगा भवन में, और बड़ा अपने आप को गौरव महसूस करेगा कि हमने भवन बनवा लिया, हमने विवाह कर लिया। अब जब भवन टूटता है या विवाह टूटता है तब लोगों को परेशानी होती है, तब हम मारे घूमते हैं दाई बाबा पंडित ओझा भगत के पास, जबकि उसका कुछ काम बना नहीं होता। जैसे गर्म दूध में अगर नींबू पड़ जाता है तो दही बन जाता है, अगर सही समय पे सही उचित व्यवस्था नहीं की गई तो दही भी विकृत दही बनता है। इसी तरह से विवाह करने से पहले आपको 1-2 जगह 3 जगह आपको जो 10-20 हज़ार जो लगे पैसा, देखिए यहाँ मैं पैसे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग मुफ्त में काम करते हैं, बहुत से लोग प्रोफेशनल काम करते हैं। आज के दिन देखिए हस्तरेखा के माध्यम से बताया जा सकता है, अंक शास्त्र के माध्यम से बताया जा सकता है, तो ज्ञानियों की कमी नहीं है, बशर्ते आप अपने थोड़े से स्वभाव में परिवर्तन लाइए और मिलाइए। मैं तो यही आपसे सभी से आग्रह करूँगा कि जब भी जातक या जातिका का विवाह करें तो एक बार अपने विद्वान
ज्योतिषाचार्य से मिल लें जिस पे आपको भरोसा। और आज तो संपर्क करना बड़ा आसान है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, बहुत कुछ ऐसे ऑप्शन है। कल आज के 20 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हम अपने आसपास के ही किसी पंडित जी के पास जाते थे और उनको मान लेते थे, उनको अपने जातक जातिका करते थे। देखिए, जो संकट हैं, जो दुख हैं, जो मुसीबत है, वो कोई पंडित या विद्वान नहीं टाल सकेगा, बशर्ते अगर उसकी नज़र उस बात पे पड़ जाएगी तो ये बता देगा कि आपकी बेटी को भाई वैधव्य योग पड़ा हुआ है या आपकी बेटी को पुरुष सुख नहीं है। आप एक काम करो, इसके छोटे छोटे उपाय कर लो, भगवान की पूजा पाठ कर लो, दान पुण्य कर लो, जिससे कि अब सब कुछ है, दोनों, स्त्री को पुरुष सुख है, पुरुष को स्त्री सुख है, लेकिन गलत मुहूर्त में विवाह हो गया। जैसे सूर्य को देखा जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है, ठीक है, शुक्र को देखा जाता है। अब इन सभी चीज़ों में आपको जल्दबाजी में आपने सूर्य को नहीं देखा और विवाह कर दिया, गुरु को नहीं देखा विवाह कर दिया। विवाह तो हो जाएगा, आपने क्रिया की एक्शन किया, हो जाएगा, लेकिन परिणाम इसका कौन भोगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चे के हित के लिए सोचें। आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बच्चे की पढ़ाई में लगा दिए हैं, है ना, बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं आप। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी, परेशान, बीमार, संकट में या परेशानी में नहीं देखना चाहता। इसलिए सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपको जहाँ उचित लगे वहाँ एक बार कुंडली मिलान या उचित सलाह लेना। परामर्श में जो भी कुछ सलाह में जो भी कुछ धन खर्च होता है उसकी चिंता ना करें, चूँकि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे। मैं कल से इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा कि कुंडली मिलान में नक्षत्रों के माध्यम से और अपनी इस विधि के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट बताने की कोशिश करूँगा, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए कोशिश करूँगा, उनके विषय में भी मैं बात करूँ। सभी लोगों को पुनः मेरा राधे राधे। और बात को समझने की कोशिश करें कि कुंडली मिलान इतना भारी नहीं जितना जीवन भारी है। भवन बनवाना इतना कठिन है, उससे सरल है कि हम किसी आर्किटेक्चर से, किसी वास्तुकार से हम सलाह ले लें। मान लेते हैं अपने 50 लाख रुपए मकान बनवाने में लगाना है, तो 1-2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा समझ के चलें, किसी वास्तुकार, किसी ज्योतिषाचार्य से सही मुहूर्त निकलवा लें जितना संभव हो सके। एक मेरे पास IIT के प्रोफेसर फिजिक्स के आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन जितना यथासंभव हो सके, जितना यथासंभव हो सके उतना हमें सावधानी बरत के अपने जीवन को जीना चाहिए। क्यों? किसी को संकट अच्छा नहीं लगता, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, किसी को बीमारी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संकट, दुख, दारिद्रता, परेशानियों से के निवाला बने हम, उससे बेहतर है कि हम अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपनी वास्तु के माध्यम से, अपने अन्य विधियों के माध्यम, पूजा पाठ के माध्यम से जितना सरल और अच्छा हो सके उस जीवन को सरलतम की ओर जीना चाहिए, ना कि जटिलता की ओर जीना चाहिए। जटिलता से जीवन जीवन नहीं होता है, हम रगड़ रगड़ के जीवन जी रहे होते हैं। कभी कान में दर्द है, कभी खाने को नहीं है, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चे लड़ रहे हैं, कभी कलह हो रही, कभी कोई फांसी लगाने जा रहा है, ऐसे कोई दारू पी के आ रहा है, ऐसे तमाम संकटों से हम जूझते रहते हैं। इसलिए सभी से मेरा ऐसा सलाह है, एक अनुरोध है, मैंने अभी ऐसा देखा है। मैं चूँकि वकील को, पुलिस को, ज्योतिषी को जो दिखता है वही बोलते हैं, उसी के उनकी आदत बन जाती है। जैसे मनोरोग चिकित्सक को वही मनोरोग की बातें नज़र आने लगती हैं कि सभी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम क्यों दुख भोगें, बाकी तो परमात्मा की कृपा है, दुख देना ना देना उसके हाथों का कर्म है। लेकिन हम अपने द्वारा ऐसा ना करें कि हम स्वयं कल को कहें कि हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और थोड़ा बहुत तो नोक-झोंक होती है, ईश्वर की आराधना करें। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि उपाय फल नहीं देते हैं। माता सीता की शादी हुई, भगवान राम की शादी हुई, अरे भाई बावले मत बनो, वो भगवान थे, वो स्वयं को जानते थे कि मैं यहाँ पे किरदारी करने आया हूँ, और आपको मैं ऐसा चेताने आया हूँ, बताने आया हूँ, जताने आया हूँ, दिखाने आया हूँ कि आपके ऊपर भी संकट आएंगे, आपके ऊपर भी परेशानियाँ आएंगी। पत्नी आपकी किसी कारणवश दूर चली जाएगी, पति आपका किसी कारणवश दूर चला जाएगा, विदेश में रहने लगेगा, किडनैप हो सकता है, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, संतान ऐसे संकट में जन्म ले सकती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी तुलना करें। भगवान के तो 36 गुण में लाए गए, 108 गुण में लाए गए, और उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। अरे भाई, वो ये बताने आए थे कि आप मनुष्य को इस तरह से कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, ठीक है। उस समय गुरुओं की कमी नहीं थी, वो मस्तु कर सकते थे, है ना। वो गुरु नहीं, भगवान, साक्षात भगवान हुआ करते थे। भगवान भी गुरु के दर्शन के लिए लालायित होते थे, ठीक है। अब उस समय की तुलना ना करें, ऐसा भी ना समझें कि अगर उपाय काम नहीं कर रहे होते तो मंत्र विधान पूरा क्यों निर्मित हुआ।
तंत्र विधान पूरा क्यों निर्मित हुआ, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस विधान का निर्माण हुआ है और वह इसका प्रमाण देता है कि वह काम करता है, ठीक है। ज्योतिष अपनी जगह काम करती है, मंत्र तंत्र पूजा पाठ अपनी जगह काम करता है। सपोज आपके कान में मैल हो जाता है, गंदगी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कुछ दवा वैश्यक से दवा दे देता है, धीरे धीरे वो निकल जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब आप अगर संकट में हैं, दुख में, परेशानी में, तो किसी आचार्य के पास जाते हैं, किसी वास्तुकार के पास जाते हैं, तो आपको रास्ता ज़रूर निकालता है और रास्ते से हल निकाल आते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचें कि ये विद्या काम नहीं करती। जिनको सोचना है वो सोचें, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं कि आप ना सोचें, ठीक है। आप सभी लोग कल से कंटिन्यू देखें इसको। मैं क्लास में आगे गुण मिलान की बात को करूँगा नक्षत्र के माध्यम से, फिर अपनी विधि के माध्यम से, यानी कि ग्रहों से ग्रहों की दूरी के माध्यम से, और विवाह कब होता है इसके विषय में, विवाह स्त्री सुख, पुरुष सुख, संतान सुख, वैधव्य योग आदि अनेक प्रकार की बातों को मैं चर्चा करूँगा।